अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इस प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ ब्लंडर्स, कुछ नहीं बहुत सारे ब्लंडर्स कांग्रेस सरकारों के, राइट फ्रॉम 1947 स्टिल नाउ। आज का जो कांग्रेस की जो लीडरशिप, देखिए कांग्रेस मीन्स नेहरू खानदान, नेहरू जी, इसके बाद उनकी बेटी के दौर में भी उनका बेटा संजय गांधी, दोनों गुजर गए। राजीव गांधी गुजर गए, बीवी, अब उनकी बेटी और बेटा लीड कर रहे हैं। ये एक खानदानी पार्टी है और जिसका नुकसान इस पार्टी को ही सबसे ज़्यादा हो रहा है कि इसमें से अच्छे अच्छे लोग निकल के जा रहे हैं। उनको पता है कि इस पार्टी का खाली खानदान, मतलब नेहरू खानदान के अलावा यहाँ पे कोई वो नहीं हो सकता। जैसे पाकिस्तान में भुट्टो खानदान है, सिमिलरिटीज़ है ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिताजी जूनागढ़ स्टेट के प्राइम मिनिस्टर दीवान थे अंग्रेज सरकार के दौर में। नेहरू खानदान भी अंग्रेज़ों के दौर से चलता आ रहा था और फिर पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर बना। फिर शाहनवाज भुट्टो का बेटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बना। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी के दोनों बेटे अननेचुरल डेथ में मरे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोनों बेटे और एक बेटी अननेचुरल डेथ में मरे। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। दोनों अननेचुरल डेथ मरते हैं। दोनों ने आउट ऑफ खानदान, आउट ऑफ सिस्टम, आउट ऑफ कास्ट शादी की। बेनज़ीर भुट्टो ने एक बलोच आसिफ जरदारी से शादी की। राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से शादी की। दोनों गुजर गए। इनके स्पाउसेस सोनिया गांधी राजीव गांधी की लेगेसी को लेकर चली। आसिफ जरदारी बेनज़ीर भुट्टो के, दोनों का ना उसका नेहरू खानदान से ताल्लुक था ना इसका भुट्टो खानदान से। इन्होंने टेक ओवर कर ली। फिर चूंकि इनका ताल्लुक नेहरू या भुट्टो खानदान से नहीं था तो अपने बच्चों को ग्रूम किया। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो आसिफा जरदारी को प्रोमोट कर रहा है, तो ये प्रियंका गांधी और राजीव गांधी को, ये दोनों के दरमियान सिमिलरिटीज़ हैं और दोनों एक खानदानी उस पर चल रहे हैं। यहाँ पे हम नेहरू खानदान के हवाले से चलेंगे। राहुल गांधी ने अभी कहा है कि हिटलर भी इलेक्शन जीत जाता था क्योंकि उसके पास जर्मनी के सारे इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल थे। मुझे भी आप भारत के सारे इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल दे दें, मैं भी आपको इलेक्शन जितवा दूंगा। तो भाई साहब 47 से लेके 2013 तक आपके पास इलेक्शन के कंट्रोल थे ना, क्यों 2013 में हार गए? और इस तरह आप भारत के इलेक्टोरल्स की बेइज्जती कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के इलेक्शंस पे आज तक इतना वेस्ट का मीडिया भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है मुख्तलिफ चीज़ों पे। कभी इलेक्शन को किसी ने रिग नहीं कहा, किसी ने इलेक्शन के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, क्वेश्चन नहीं उठाया। ये भाई साहब बेइज्जती कर रहे हैं भारत के इलेक्टोरल्स की, भारत के वोटर्स की, भारत की जनता की। और इसकी वजह यह है, सुनिए ज़रा 1.5 मिनट की वीडियो, मैं आता हूं फिर। 4 पीढ़ी उनको नाम लेते ही देश कांपता था। उनकी ताकत ऐसी थी, देश को 18 महीने तक जेल खाना बना दिया था। ये ताकत थी उनकी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4 पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। और आपको पता है ना, आपको पता है ना, वे जमानत पे है।
कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है, उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। अजीज दोस्तों, बात करते हैं ब्लेंडर्स की। राइट फ्रॉम 1947, प्री 47 पे भी बात कर सकते हैं कि किस तरह नेहरू और गांधी ने पाकिस्तान बनने दिया, डिवीजन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट किया और इस साजिश में बराबर के शरीक रहे। इसके बाद पाकिस्तान को सस्टेन करने में भी इन लोगों का बड़ा हाथ है। 48 के कश्मीर में जब आपको कश्मीर का राजा, कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर आके मदद मांगते हैं कि हमें बचाओ पाकिस्तान के जिहादियों से, अगर यूएन में जाना होता तो वो खुद चले जाते, लेकिन नेहरू साहब ने जहां थे वो जिहादी पहुंच गए थे। आधे से ज्यादा कश्मीर, आज की जो एलओसी है, वहां पे फौज भेज दी, यूएन चले गए। आज तक कश्मीर का फैसला नहीं हुआ। उस वक्त यूएन भी नई बनी थी, किसी ने इंटरवीन नहीं करना था। दे मार 4.5 जिहादियों को पाकिस्तान आर्मी को पीछे करते, गिलगित बल्तिस्तान पीओके पे कब्जा हो जाता। कब्जा से मतलब अपना हो जाता, जो अपना था लीगली आपके साथ, ना आपको आर्टिकल 370 करना पड़ता, ना कुछ करना पड़ता, वो आपके साथ पूरी राजी खुशी मिल गए थे। ऐसे मुख्तलिफ ब्लंडर हुए। 62 की वार देख लें, 65 की वार देख लें, 71 की वार देख लें, ये टेक्टिकली हरवाई गई हैं ये सब जंगें। 62 में तो आपको मिलिटरीली हरवाया गया, एयरफोर्स को यूज ही नहीं करने दिया। उस वक्त चाइना कोई आज का चाइना नहीं था। उसकी एयरफोर्स में डकोटा प्लेन होते थे। डकोटा प्लेन बिल्कुल छकड़ा गाड़ी होती है ना, ऐसा छकड़ा प्लेन होता था। इंडिया की एयरफोर्स काफी स्ट्रांग थी। उस वक्त रशिया भी चाइना को ऐसा कोई सपोर्टिव नहीं था। भारत के साथ रशिया पूरा खड़ा था, वेस्ट भी बीच में ना आता। नेहरू जी ने जबरदस्ती वो जंग हारी है। आज आप उस जमाने के किसी भी आर्मी ऑफिसर्स को देखें तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन नेहरू पे निकालता है। ऐसे आप फिर 65 की वार देख लें, मैदान जंग में जीती हुई जंग को ताशकंद में टेबल पे हार दी। 71 की वार तो हिस्ट्री में बहुत कम ऐसी कोई वारें होंगी जो इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री रही थे। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर और सब कुछ। इसके बावजूद आप टेबल पे जाके भुट्टो के साथ इंदिरा गांधी ने क्या समझौते कर लिए। और बाद में भी आप देख लें, कारगिल वार देख लें, आप सियाचिन ग्लेशियर देख लें, और फिर पाकिस्तान की ये जो रोज की प्रॉक्सी वार्स हैं, उन सबके आगे ये कांग्रेस सरकार सरेंडर करती रही है, कहीं रिटेलिएट नहीं किया। इतनी मैसिव पावर इंडिया की, आपने ना मिलिट्री को इक्विप किया सही तरीके से, क्योंकि आपको किकबैक्स चाहिए थी। आपने किकबैक्स के चक्कर में ना आत्मनिर्भर भारत के हवाले से कोई चीजें लाए, आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इतना प्रोग्रेस नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। कांग्रेस साहब, भारत की जनता ये सब चीजें जानती है। अजीज दोस्तों, इसके बारे में डिटेल मैं क्या बताऊंगा, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आपको ये सारी चीजें बताएंगे। जरा तस्वीर धुंधली है लेकिन आवाज सही है। आप इनकी बात सुने, आप खुद इस आर्ग्यूमेंट से एग्री करेंगे। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। एक विनिंग आर्मी, जो आर्मी जीत रही थी, उसको रोक दिया गया, सीज फायर कर दिया गया और नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए। उस झटके में हम पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर ले लेते। क्यों नहीं लिया? नेहरू जी ने सीज फायर क्यों हुक्म दिया जब मिलिट्री कमांडर्स इसके खिलाफ थे? क्यों? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। एज ए फौजी, हमारी सेना आगे बढ़ रही थी, तेज गति से बढ़ रही थी। अटैक हमने नहीं किया था,
उन जिहादियों को पाकिस्तान ने भेजा था, हमने काउंटर अटैक किया, हमने श्रीनगर को बचाया। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने जीवन की बलिदान दिया, और हम जब जीत रहे थे क्यों रोका? हम पीओके ले लेते, हम गिलगिट ले लेते, बल्किस्तान ले, सब कुछ ले लेते, क्यों नहीं लेने दिया? बतौर फौजी आज भी कसक है मन के अंदर सर? कसक नहीं, अब कसक का मैं क्या मात्रा बताऊं? पीड़ा है, दर्द है, फ्रस्ट्रेशन होता है। ऐसे ऐसे लोग इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, क्यों यूनाइटेड नेशंस के? अब दूसरा बिंदु, कितना बार हम लोग को मौका मिला कि हम पीओके को ले सकते थे। पहला 1965 की लड़ाई हम जीत गए थे जी। उस समय हम जब ताशकंद गए थे, हमने क्यों नहीं अपने टर्म्स कंडीशंस में डाला? जो विजयी होगा वो टर्म्स कंडीशन सेट करेगा, कि जो लूजर होगा वो किसी देश के मदद से वो टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेगा। हमने क्यों नहीं कहा कि हम जीते हुए क्षेत्र को तब लौटाएंगे जब हमारा क्षेत्र है वापस करो, महाराजा हरि सिंह का क्षेत्र वापस करो पूर्ण रूप से। दूसरी गलती, 1971 के बाद 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला आए थे। पाकिस्तान की आर्मी ने भुट्टो को कहा था, इंदिरा जो मांगती है दे देना, खाली हाथ मत आना, 93,000 प्रिजनर्स को लेके आना वापस, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये पाकिस्तान की आर्मी ने भुट्टो को बोला था, और भुट्टो बेनजीर को साथ लेके आया था ये बताने कि देखो मैं हारा हुआ स्थिति में हूं, देखो मैं कैसे जीतता हूं। बेनजीर को साथ लेके आया था। अब शिमला में जिस होटल में थे, उस समय पीएन हस्कर एडवाइजर थे इंदिरा गांधी के, तो भुट्टो ने पीएन हस्कर को कहा कि मैं मैडम से 2 मिनट के लिए मिलना चाहता हूं, 1 to 1। हस्कर तो कश्मीरी ब्राह्मण था, बहुत तेज था, बोला नहीं मिल सकते। वो समझ गया गेम खेलेगा कुछ, नहीं मिल सकते। बोला आप मैडम को मेरी सूचना दे दीजिए बात कि मैंने आपसे ये कहा है। अब ये बड़ा डिप्लोमेटिक इश्यू हो गया। जब इस तरह का संदेश आता है तो मैडम तक तो पहुंचाना पड़ेगा। तो पीएन हस्कर ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ये कह रहे हैं। बोला ठीक है ले आओ, मीटिंग मिलने के लिए तैयार हूं 2 मिनट के लिए। अब जो जिस रूम में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी दोनों 1 to 1 थे, उस समय बोलूं कि ना बोलूं? बोल देता हूं। नहीं, इससे हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज कंप्रोमाइज होती है, इसीलिए मैं सोच रहा हूं बोलूं कि ना बोलूं। तो बोल देता हूं। उस समय एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज के ओहदेदार बटलर के रूप में चाय लेके घुसते हैं, और भुट्टो इंदिरा गांधी के पांव पे गिरा होता है, हाथ जोड़े हुए, और कह रहा होता है देवी मेरे को बचा ले, पाकिस्तान का प्रजातंत्र को बचा ले, यदि मैं खाली हाथ गया तो पाकिस्तान आर्मी हमको खत्म कर देगी और फिर प्रजातंत्र पाकिस्तान में कभी पनपेगा ही नहीं। आप तो देवी हो, मुझे 93,000 दे दो। और आप पसीज गए और आपने दे दिया बिना शर्त के। ये क्या स्टेटमेंटशिप है? क्यों नहीं कहा हमको पीओ को दे दो? क्यों नहीं कहा हमको सिंध दे दो? तुम पाकिस्तान की तो गर्दन हमारे हाथ में थी। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं शिमला में उस दिन सिंध ले लेता, बलूचिस्तान ले लेता, पीओके ले लेता, गिलिड लेता, बल्तिस्तान ले लेता। और बताऊं क्या करता मैं भुट्टो को कहता तुम्हारी आर्मी कैपेबल आर्मी नहीं है, तुम्हारी आर्मी अंडर कमांड इंडियन आर्मी रहेगी, तुम्हारा डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स मैं देखूंगा। या तो 93,000 ले या ये दे, इधर भी मौत है इधर भी मौत है, चुन कौन सा मौत सेलेक्ट करता है। मैं ये करता। क्यों नहीं किया इंदिरा गांधी ने? देवी दुर्गा बन गई, पार्लियामेंट में बड़ाई हो गया, 93,000 उन्हें प्लेट में उठा के दे दिया। राजनीति कुछ भी करवा सकते। अरे काहे का राजनीति? फिर काहे के लिए फिर हट जाओ, काबिल लोग को बनने दो प्रधानमंत्री। इस तरह से खेल होता है। जो हम लोग खून बहाते हैं फौजी, इस तरह से ऐसे ही खून हमारा व्यर्थ में जाएगा। फिर सेना खून क्यों बहाए? हम अपना जीवन दान क्यों करें मां भारती के लिए, हिंदुस्तान के लिए? क्यों? जब हम जानते हैं कि हमारा खून बहा व्यर्थ जाएगा, ये क्षेत्र वापस चला जाएगा। सरकार को चाहिए कि पूरा
बहुत कठोर संदेश दे पाकिस्तान को, आज के बाद जो भी हम पाकिस्तान का जमीन जीतेंगे हम कभी नहीं लौटाएंगे, नेवर नेवर। आज का सैनिक कैसा महसूस करता है सर इस सरकार के? बहुत अच्छा, हालत ठीक है? बहुत बढ़िया। एक चीज बताओ, खाली मैं एक उदाहरण दूंगा, दो उदाहरण दूंगा। जब 2008 में ताज होटल पे अटैक हुआ कसाब के द्वारा, 167 लोग मारे गए, तो इसके दो बिंदु बताता हूं। प्रेसिडेंट ओबामा ने, उस समय के प्रेसिडेंट ने मनमोहन सिंह जी से पूछा कि तुम भी जानते हो, आप भी जानते हो कि पाकिस्तान का हाथ है, मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान का हाथ है, क्यों नहीं पाकिस्तान को सबक सिखाया? मनमोहन सिंह जी कहते हैं देश के अंदर मुसलमानों को गलत संदेश जाएगा, इसीलिए हमने कड़ा कदम नहीं उठाया। वाह रे मनमोहन सिंह जी वाह, सत्ता के लिए कितना गिरोगे, कितना गिरोगे सत्ता के लिए। जब राष्ट्र की गरिमा को, इज्जत को तुम सुरक्षित नहीं कर सकते तो तुमको प्रधानमंत्री बनने का कोई हक नहीं बनता। जो पार्टी जिसके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, धिक्कार है ऐसे पार्टी को, धिक्कार है जो राष्ट्र की गरिमा इज्जत को बरकरार नहीं रख सकता। सेकंड, उस समय के एयरफोर्स चीफ फैली मेजर, एयर चीफ मार्शल फैली मेजर सरकार के पास गए कि मैं तैयार हूं काउंटर अटैक के लिए, एयर स्ट्राइक के लिए, अनुमति दो। वो फाइल दबा दी गई, फाली मेजर को परमिशन नहीं दिया गया। अब उसके विपरीत जब पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की हत्या होती है पाकिस्तान जिहादियों के द्वारा, तो मोदी जी का हर एक सेंटेंस ध्यान से सुना करो तुम लोग जर्नलिज्म में। उन्होंने क्या कहा था? एक देश ने बहुत भारी गलती कर दी है, उसको भुगतना पड़ेगा अंजाम। लोग सोचे 7 दिन में क्या होगा, बहुत आए प्रधानमंत्री गए, क्या हुआ 7 से 10 दिन के अंदर? 13वीं से पहले बदला, 13वीं से पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक, जैसे मोहम्मद का पूरा ट्रेनिंग बेस खत्म, रात में हम लोग घुसे, ठोके और वापस आ गए, सब सुरक्षित। और एक कुछ पॉलिटिकल पार्टी क्या कहते हैं, वह कौवा नहीं मरा, वहां तो खाली 2 चिड़िया मरी थी। अरे ये क्या देश है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पॉलिटिकल आप अपना इक्वेशन सेटल करने के चक्कर में राष्ट्रहित भूल जाते हो। अरे हम लोग जो पायलट गए होंगे एयर स्ट्राइक में, वो तो अपनी जान ऐसे लेके गए होंगे कि मृत्यु हो सकती है, अपने पति को बोल दिया होगा, हो सकता है मैं लास्ट बार तुमसे मिल रहा हूं, विदा क्या होगा, अलविदा, क्या आई एम गोइंग ऑन अ सीक्रेट मिशन। और हम लोग फौजी अपनी पत्नियों को भी नहीं बताते हैं किस मिशन में जाते हैं, नहीं तो पंगा हो जाएगा। वन लूज स्टेटमेंट एंड वी आर गॉन। बोला होगा मैं सीक्रेट मिशन पे जा रहा हूं, हो सकता है लास्ट बार देख रहा हूं तुमको। समझ सकती हो कितना पीड़ा एक फौजी का, किस किस मोड़ से आज फौजी गुजरता है। और ये लोग राष्ट्र की गरिमा, सुरक्षा, इज्जत, आबरू ये सुरक्षित नहीं रखते। दे डोंट डिजर्व टू बी इन पावर, दे डोंट डिजर्व टू बी इन पॉलिटिक्स। सर एक क्वेश्चन यहाँ से मैं ये भी पूछना चाहूँगी, क्या ये पॉसिबल है पीओके को बिना जंग के लड़ना, बिना जंग के ले लेना, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मैं कुछ जर्नलिस्ट से बात कर रही थी, मुझे उन्होंने कहा कि बिना जंग के हमारे पास आएगा पीओके, क्या पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है, मुमकिन। कैसे? एक आदमी जो मरने जा रहा है, मृत्यु के कगार पे है और ऑटोमेटिक खुद ब खुद मर जाएगा, तो उसको मुझे लाठी उठान के मारने की जरूरत है? अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा हिंट समझो। मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था पूरी से ध्वस्त हो चुकी है, जब इमरान खान प्रधानमंत्री था तो प्राइम मिनिस्टर का घर किराए पे दिया जाता था कि कुछ पैसा आ जाए सरकार के ट्रेजरी में। कैन यू इमेजिन? प्रधानमंत्री का घर, ये कोई शादी का ये अपना क्या है, सेवा केंद्र है कि भाई किराए पे लो, शादी करो, जाओ। प्रधानमंत्री का घर। तो ऐसा है कि आर्थिक व्यवस्था एकदम भ्रष्ट खत्म हो चुकी है। औरतों को 2 किलो चीनी के लिए 8-8 घंटा लाइन में लगना पड़ता है।
लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है, पैसा खाली आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी खर्चा करती है हाफिज सईद पर, ऐसे लोगों पे। वहाँ की आम आवाम जो लोग हैं ना, आम जनता, वो त्रस्त है एकदम। तो क्या होगा? गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा। श्रीलंका जैसा जो अभी हाँ, गृह युद्ध होगा। फिर क्या होगा? पाकिस्तान आर्मी क्या हिम्मत है? तो जनता जनार्दन जो रोड पे आएगी तो चलाओ गोली, हिम्मत है तो चलाओ, चला सकते हो क्या? तो जब गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी और पूरा पाकिस्तान जल रहा होगा, तो हमने क्या करना है? हमने विसिल मार के पहुंच जाना है, अपना खत्म, फिनिश्ड। लड़ने की जरूरत ही नहीं है। थाली में परोसा जाएगा पराठा भिंडी, हम लोगों को परोसा जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, देखिए मैं कोई महापंडित नहीं हूँ, दिव्य दृष्टि मुझे नहीं है, लेकिन जो मैं परिस्थिति देख रहा हूँ, उसका जो मिलिट्री अप्रिसिएशन कर रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान, एक था ना वो पिक्चर, अपने ही जाल में फंसत जात, वो अपने ही जाल में पाकिस्तान फंसता जा रहा है और डूब जाएगा। जब डूब जाएगा तो पीओके तो हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमको गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आ जाएगा। और नहीं आया तो अब तो हम सशक्त हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, दोनों हाथ में लड्डू है, जो खाना है खा लीजिए। शारदा पीठ की बात की, क्या महत्व है सर शारदा पीठ का? हम जानते तो हम लोग हैं, लेकिन दर्शक भी चाहेंगे सर समझना कि क्या है ये शारदा पीठ का मतलब है माँ सरस्वती का पीठ। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। तो ये